इसके बाद है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसको मोटर मोटर डिसऑर्डर भी कहते हैं। में इंडिविजुअल्स की एज, जो सिम्टम्स होते हैं वो 12 मंथ्स तक आने चाहिए। ये वैसे ही है जैसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है, जिसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें बच्चों की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो अचीव नहीं होते, जैसे सकिंग करना, swallowing करना, या फिर जो और डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं जैसे क्रॉलिंग, सिटिंग, वॉकिंग करना, स्टैंडिंग, जैसे स्पोर्ट के साथ खड़े होना या विदाउट सपोर्ट खड़े होना, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। ये लोग इसका भी डायग्नोसिस 1 साल से पहले पहले देते हैं, 12 मंथ से पहले पहले, जब बच्चे में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे होता है। जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जैसे बच्चा जंपिंग नहीं कर सकता, स्टॉम्पिंग नहीं कर सकता, वॉकिंग नहीं करता, और हॉपिंग मीन्स जंपिंग नहीं करता, जैसे रोप को पकड़कर जो होती है जंपिंग करना, वो नहीं कर सकते। फाइन मोटर स्किल्स में इश्यूज होते हैं, जैसे राइटिंग, पेंसिल होल्डिंग या ऑब्जेक्ट होल्डिंग में प्रॉब्लम होते हैं। शू लेसेस को टाई करने में, शूज को पहनने में, जितने भी काम जो हाथों से करते हैं वो उसमें फाइन, जिसमें हाथ यूज होते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। और जिसमें आपने लोअर बॉडी यूज करनी है, जैसे अपनी लेग्स वगैरह, लेग्स यूज करनी है या फीट यूज करना है, वो सारे ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। इनमें डेफिसिट्स होते हैं, तो ये मोटर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर, ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर ये है कि रिपीटेटिव मूवमेंट होती है बच्चों की। स्टीरियोटिपिक, जैसे हेड बैंगिंग करेंगे, हेड बैंगिंग मीन्स पीछे सर को पीछे दीवार के साथ या पीछे जो भी वॉल है, जो कबर्ड है उसके साथ मारेंगे, मतलब कॉन्स्टेंटली। इवन अक्सर बच्चे नीचे फर्श पे लेट के नीचे फर्श के ऊपर अपना सर को मार रहे होते हैं, तो इसको हेड बैंगिंग कहते हैं, जो कि ऑटिज्म में भी होती है। बॉडी रॉकिंग होती है, बैक एंड फोर्थ बॉडी की मूवमेंट करना, लोअर बॉडी की, फॉर अबाउट 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब 1 महीने तक कंसिस्टेंटली अगर बच्चा करेगा, तो उसको फिर स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में मुझको डायग्नोज करेंगे। अब ऑटिज्म में जो मूवमेंट होती है वो, उसमें और स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, कि ऑटिज्म में बाकी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे नो नेम रिस्पॉन्डिंग है, नो आई कांटेक्ट है, सेंसरी इश्यूज हैं बच्चे में। इसके बाद बच्चा जो है ऑटिस्टिक बच्चा, उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, और उसकी वोकैबुलरी नहीं होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगी, बिल्कुल। और इसके अलावा जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके अंदर सेंसरी हैंड फ्लैपिंग होगी, हैंड फ्लैपिंग करता है, फिंगर फ्लिकिंग करता है, मतलब फिंगर्स की या हाथों की मूवमेंट बहुत ज्यादा करता है। और जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर वाले हैं उसमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ बॉडी की मूवमेंट होगी, हेड बैंगिंग होगी, या फिर फिंगर्स की बॉडी मूवमेंट्स होंगी, बाकी वाले सिम्टम्स नहीं होते। ये इनमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। बैक एंड फोर्थ बॉडी की मूवमेंट करना, शेकिंग करना, हाथों की मूवमेंट अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं विदाउट एनी रीजन। नेल नेल बाइटिंग करना, अपने आप को सेल्फ हिटिंग करते हैं या फिर दूसरे लोगों को मारते हैं। इसके बाद टुरेट्स सिंड्रोम है, ये टुरेट्स डिसऑर्डर है। इसमें इनवॉलेंट्री टिक्स होते हैं, जैसे इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे एक अनयूजुअल सी अनडिजायरेबल साउंड्स का निकालना विदाउट एनी रीजन, आई ब्लिंकिंग करना कॉन्स्टेंटली, एक एक दो दो मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली आंखों की, मतलब जैसे ये आंखों की मूवमेंट करते हैं, ये करते हैं। अपनी अगर अक्सर बच्चे हैं वो शोल्डर को की मूवमेंट कर रहे होते हैं, अप एंड डाउन शोल्डर को मूव कर रहे होते हैं, हेड जर्क्स कर रहे होते हैं, मतलब सर की मूवमेंट करते हैं। ये भी डायग्नोज 2 to 12 ईयर्स की एज में होता है, और ज़्यादा कॉमन लड़कों में होता है, लड़कियों में कम नहीं होता। के बाद सिम्टम्स ऑफ टरेट्स डिसऑर्डर ये है कि सिंपल टिक्स होती हैं, ये ब्रीफ रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स टिक्स में ये होता है कि मल्टीपल मूवमेंट्स होती हैं। सिंपल टिक्स में कोई किसी एक बॉडी की मूवमेंट करेंगे, अगर वोकल टिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ आवाजें निकालेंगे।
लेकिन कॉम्प्लेक्स टिक्स में वोकल भी हो सकती हैं, बॉडी की भी मूवमेंट हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वोकल टिक्स होती हैं जिसमें सिर्फ रैंडम साउंड्स या रैंडम रैंडम वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, यूजुअली साउंड्स को ज्यादातर करते हैं। के बाद है परसिस्टेंट और क्रॉनिक वोकल और मोटर टिक डिसऑर्डर। इसमें आई ब्लिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, फेशियल ग्रेमेसिस मतलब जैसे टीथ ग्राइंडिंग है उसको बहुत ज्यादा करेंगे कॉन्स्टेंटली, एक ही तरह की मतलब एक एक दो दो मिनट के लिए मिनट के लिए करते हैं। बॉडी की अपनी आर्म्स लेग्स और हेड वगैरह की जर्किंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब जैसे सर की मूवमेंट करते हैं। वोकल टिक्स में आवाजें निकालते हैं, अक्सर अपने गले की जैसे आवाज होती है उसको निकालते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। ये अगर ये कर रहा हो और बाकी सिम्टम कोई भी ना हो तो फिर वो उसको परसिस्टेंट वोकल और मोटर मोटर टिक डिसऑर्डर कहते हैं। बात प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर है। इसमें इसमें वो वोकल और मोटर डिसऑर्डर्स मोटर टिक्स दोनों होते हैं फॉर सेवरल टाइम्स ऑफ द डे। एक दिन में 3 दफा, 3 से 4, जो भी चीज़ 3 से 4 दफा होगी, 3 से ज़्यादा बार होगी, वो डिसऑर्डर में डायग्नोज हो जाएगी। डिसऑर्डर कोई भी हो उसको डायग्नोज करने का एक क्राइटेरिया कि वो एक तो उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, और उसकी उसमें बच्चों की या किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो इफेक्ट हो रही हो, तब आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। रिपीटेटिव नॉन रिदमिक डिसऑर्डर, रिपीटेटिव नॉन रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि आई ब्लिंकिंग, फिस्ट क्लेंचिंग, अक्सर फिस्ट को खोलते हैं बंद करते हैं इस तरह से, या फिर अपने हाथों की मूवमेंट हाथों को प्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं। टो टो कर्लिंग मतलब टो की जो टोज हैं आप उनको ट्विस्ट करते हैं। कुछ बच्चों में ये भी जिनको ये टिक डिसऑर्डर होता है वो इस तरह के कि मतलब इनके बिहेवियर पैटर्न्स ये होते हैं, और इसको डायग्नोज 18 ईयर से पहले पहले करते हैं। के बाकी सिम्टम्स भी हैं, जैसे फेशियल ग्रामेसिस जिसमें टीथ ग्राइंडिंग होती है, नॉस्ट्रल फ्लेयरिंग जिसमें नोज की बहुत ज़्यादा लाइक नोज को टच करना या उससे उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना, हैंड आर्म्स और लेग्स की जर्किंग करना, आईब्रो रेजिंग। कुछ बच्चे होते हैं जो आईब्रो की मूवमेंट आईब्रोज को ऊपर की तरफ करके करते हैं, तो उनमें आईब्रो रेजिंग होती है। शोल्डर श्रगिंग मतलब शोल्डर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये पर्पसलेस होता है, इसका कोई रीज़न नहीं होता। या तो अगर बच्चे का सेंसरी इशू है, अगर ऑटिज्म वाला बच्चा कर रहा है तो अगर सेंसरी इश्यूज का पता ये चलता है जब आपने बच्चे की सेंसरी नीड पूरी कर ली है, और उसके बाद अगर बच्चा वो बिहेवियर नहीं दे रहा तो दैट मीन्स उसको सेंसरी इश्यूज थे। अगर वो नहीं दे रहा तो अगर तब भी दे रहे सेंसरी नीड पूरी होने के बाद भी, तो इसको फिर डिसऑर्डर हो सकता है कोई। इसके बाद इसके कॉजेज हैं मोटर डिसऑर्डर के, वो हैं हेड इंजरीज, स्ट्रोक्स, इन्फेक्शंस, पॉइजन्स, सेरोटोनिन या डोपामिन की एक्सेस की फ्लक्चुएशन, एक्सेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा रिलीज अगर करे तो बच्चा सेरोटोनिन और डोपामिन जो दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हो तो बच्चों के अंदर इश्यूज होते हैं। इनकी इसकी थेरेपी में एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी देते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल टिक्स अगर कर रहा है, वोकल टिक्स कर रहा है, तो हम उसको उसको उस चीज़ से रोकते हैं, उसको एक्सपोज कर देते हैं कि अगर वो कर रहा है तो उससे हम उसको नहीं करेंगे। सीबीटी भी यूज़ होती है, लेकिन सीबीटी उन बच्चों के लिए होती है जो कि बात को समझ मतलब अंडरस्टैंड कर सकें। ज़्यादातर इनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज़ हो रही होती है। उसके बाद अदर स्पेसिफाइड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें बच्चों की सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही होती है, फंक्शनिंग इफेक्ट होती है, लेकिन उसका डीएसएम का जो क्राइटेरिया वो फुल मीट नहीं कर रहा होता। जैसे अभी किसी ने मेरे से ये एडीएचडी वाला क्वेश्चन किया था, तो वो अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आ सकता है क्योंकि उसमें क्राइटेरिया फुल मीट नहीं किया, ना तो उसकी एज वाला क्राइटेरिया मीट हुआ है और ना ही सिम्टम्स है बाकी, क्योंकि जब भी आपने डायग्नोसिस देना है तो मिनिमम
4 to 5 सिम्टम्स होने चाहिए बच्चे में। और क्राइटेरिया जो था एक है, एक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने का मिनिमम 6 मंथ्स होता है, वो भी मीट होना चाहिए, तो आप डायग्नोसिस दे सकते हैं। साथ में साइकोलॉजिकल जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं उसके ऊपर भी। अगर आ रहा हो, सिवियर है, मॉडरेट है या फिर माइल्ड है, तब भी डायग्नोसिस दे सकते हैं। सिर्फ सिम्टम्स की बेस पे या हिस्ट्री के बेस पे डायग्नोसिस नहीं देते। फिर इसके बाद अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ हुआ। स्पेसिफाइड में ये है कि कुछ क्राइटेरिया मीट कर जाता है, कुछ नहीं करता। लेकिन जो अनस्पेसिफाइड वाले हैं वो, उसमें फुल क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ हुआ होता। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स खत्म हो गए हैं, इसका इतना ही था। और अगर आप लोगों ने आगे पढ़ना है तो फिर मैं नेक्स्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसके बाद डायग्नोस्टिक टूल्स है वो। उसमें डिफरेंट टेस्ट हैं, जैसे ऑटिज्म क्या है, एडीएचडी का है, ये इसका है पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन है, जो कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ऑटिज्म और एडीएचडी में भी यूज़ हो जाता है। एबल्स एंड एफल्स होगा। और ऑटिज्म के लिए कार्स है, जो चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है। मैम इंशाल्लाह कल कर लेते हैं वो, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके ठीक है। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, जो ये जी, अभी स्टीरियोटिपिक डिसऑर्डर और टोरेट में फिर क्या डिफरेंस होगा? स्टीरियोटिपिकल टूरेट्स में ये होता है कि बच्चा वोकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहा होता है, वोकल भी करता है, मतलब रैंडम आवाजें, जिसको कहते हैं रैंडम विदाउट एनी रीजन बच्चा वोकल स्टिमिंग कर रहा है, जिसको अगर बिहेवियर थेरेपिस्ट अगर डील करेगा तो वो स्टिमिंग बोलेगा। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो टेक्स्ट को डायग्नोज करते हैं। टूरेट्स में इस तरह से होता है। और जो दूसरा दूसरा स्टेरियोटिपिक है, उसमें सिर्फ बॉडी मूवमेंट होती है, उसमें वोकल टिक्स नहीं होते, वो वोकल इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिर्फ बॉडी बैक बैक बॉडी में मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी। या हाथों की अगर बच्चा कर रहा है तो फिंगर फ्लिकिंग करेगा। शोल्डर में अगर कर रहा है तो शोल्डर की मूवमेंट होगी, और वही जो सिम्टम्स अभी पढ़ाए थे सिर्फ वो होगा। अच्छा सही। और मैम वो जो आप दो पढ़ा रही थी वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थे, जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन है और ग्लोबल डिलेड डिसऑर्डर है, वो भी डिसऑर्डर ऑलमोस्ट और सेम ही ग्लोबल है। डेवलपमेंटल डिले, इसमें ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एज डिफरेंस है। जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है वो टू वो 3 ईयर से पहले डायग्नोस होता है, 1 to 2 ईयर्स की एज में डायग्नोसिस देते हैं। उसमें बाकी सिम्टम्स नहीं होते। और जो बाकी जो दूसरा था मोटर डिसऑर्डर वाला, उसमें वो उसका डायग्नोसिस 18 ईयर से पहले पहले होता। अगर वो भी डायग्नोसिस होगा तो उसमें ज़्यादातर ऑटिज्म वाले कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, एडीएचडी वाला कोई और सिम्टम नहीं होगा, सिर्फ बॉडी के रिलेटेड होंगे, और उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अच्छा सही है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कल है क्लास इसी टाइम पे, तो उस पे फिर हम वो पढ़ेंगे, डायग्नोसिस, सॉरी, डायग्नोस्टिक टूल्स। ठीक है मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ना